अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपसे अच्छा एग्जामिनर आपके लिए कोई नहीं है। मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी कि मेरा सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। तो मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो। I always thought I'll put in my 100% effort, or rather 400% effort, but then I have to be there, and I did it. What is success for you, ma'am? That gives you satisfaction and a meaning in your life. Describe yourself in 3 words. An officer, a wife, and a mom. Hello aspirants, welcome to all on our YouTube channel Anushgar Coaching. आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम जुड़ी हैं। इट इज ए ह्यूज प्लेजर टू वेलकम यू मैम ऑन आवर प्लेटफॉर्म और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे चैनल से जुड़े और आज एस्पिरेंट्स को आप के सवालों का आप जवाब देने वाले। मैम ये जो सेशन रहेगा ये 3 राउंड्स में रहेगा। पहले जो सेशन फर्स्ट राउंड होगा उसमें आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जो सेकंड राउंड होगा उसमें एस्पिरेंट्स के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं तो वो आपसे सवाल पूछेंगे और थर्ड राउंड में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। तो काफी एक्साइटेड हूं मैं भी इस सेशन के लिए मैम। तो स्टार्ट करते हैं आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। हम सभी एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसा कि राहुल जी ने बताया, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, करेंटली दिल्ली में पोस्टेड हूँ। तो मैं बाय एजुकेशन मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आई हैव डन डर्मेटोलॉजी आफ्टर MBBS MD। सफदरजंग से मैंने की हुई है, दिल्ली से ही। एंड आफ्टर दैट इन माय थर्ड ईयर ऑफ PG मैंने अटेम्प्ट लिया और पहले अटेम्प्ट में मुझे कस्टम्स और GST IRS कस्टम्स GST मिला था। फिर मैंने एक और अटेम्प्ट लिया और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे इनकम टैक्स मिला। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रखा था। उसके बाद जस्ट तुरंत बाद ही सेकंड अटेम्प्ट में मेडिकल साइंस कर दिया जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। और सेकंड अटेम्प्ट के बाद थर्ड में भी ऑब्वियसली वही रखा क्योंकि काफी डिफिकल्ट होता है एक ऑप्शनल से दूसरे पे स्विच करना। और उसके अलावा काफी जर्नी काफी ऐसी थी कि मेरे पास कोई ऐसा अपना ग्रुप नहीं था डिस्कशन करने के लिए UPSC के क्वेश्चंस वगैरह गाइडेंस के लिए कोई मेंटोर नहीं था। शादी के बाद मैंने तैयारी शुरू करी थी। तो बहुत डिफिकल्ट फेज था। मैं कोई ऐसे राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर जैसे एरिया में नहीं रहती थी। कोचिंग के नाम पे मैंने ऐसा कोई कोचिंग नहीं करी थी। वीकेंड क्लासेस कुछ दिन किए थे। उसके अलावा मेन तौर में टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन मॉक अटेम्प्ट्स लिए थे बहुत सारे। तो इट वाज बेसिकली अकेले रह के और अपने आप से अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करना, ये वाला केस था मेरे में। और मैंने बहुत सारा जो है ऑनलाइन अवेलेबल जो मटेरियल होते थे उनका मेनली उपयोग किया था। तो और अपने प्रति ईमानदार रही थी, अपनी कमियों को अपने से ही अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपसे अच्छा एग्जामिनर आपके लिए कोई नहीं है। आप अपने आप को समझ पाते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आप उसको फिक्स कर पाते हैं, उसको सॉल्यूशन कुछ निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से रहा मेरे साथ। ओके मैम, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? आपने सिविल सर्विस एग्जाम को ही क्यों चुना? हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली हूँ। तो हमारे सोसाइटी में, लोकेलिटी में सिविल सर्विसेज का काफी ज्यादा क्रेज रहता है। तो एक वो अंदर से जो एक उत्सुकता रहती थी वो बहुत थी, स्कूल के टाइम से ही थी बहुत ज्यादा। तो क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोग थोड़ा पेट्रियार्कल हैं, तो लड़कियों को थोड़ा उनके एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर एजुकेशन भी देते हैं तो उनके लिए करियर या बहुत ज्यादा आगे की चीज नहीं होती है, शादी उनके लिए सेटलमेंट मानी जाती है। अब वो सेटल हो गए, दैट्स इट, लाइफ इज कंप्लीट फॉर अ लेडी। मेरे साथ में ऐसा था कि स्कूल टाइम से मैंने ये देखा था कि हमारे आसपास के लोग सिविल सर्वेंट को एज अ लेडी, अगर कोई लेडी सिर्फ DM है, DSP है, SP है, तो उसको उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
अदरवाइज ऐसा विरले देखता था, बहुत रेयर मिलता था ऐसा देखने को कि लोग जो काफी पैट्रियार्कल माइंडसेट के हैं वो किसी लेडी को बाहर काम करते हुए देख के और उसकी उसकी उसको प्रोत्साहन दे और उसकी सराहना करे उसके काम की। रादर देन दैट ऐसा होता था कि बाहर काम करने अगर कोई महिला जाती है तो उसको एक्चुअली बुरी नजर से हमारी सोसाइटी में देखते थे, खराब समझते थे उस चीज को, बहुत 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 ही प्रोत्साहित नहीं किया जाता था उस टाइम पे। तो एक ये चीज थी जो हमेशा से ना अंदर से ये करता करता रहता था, उद्वेलित। लेकिन फिर घर वालों की मर्जी चली, मैं डॉक्टर बनी। हालांकि क्लास 11th 12th में मेरे सब्जेक्ट्स में मैथ्स भी था, मैथ्स बायो दोनों थी, पर मेरे पिताजी का बहुत था मन कि बेटी तो डॉक्टर ही होनी चाहिए। तो एंड इट्स अ पिंक कॉलर जॉब। तो आप अगर आप देखोगे कि ऐसे ऐसे सोसाइटी में लड़कियों के लिए अगर उनको शिक्षा के बाद कुछ करने देना चाहते हैं तो वो पिंक कॉलर जॉब ही होता है, जैसे टीचर या डॉक्टर, इस तरीके की चीजें। तब एक लड़की को काम करते हुए इज्जत मिलती है। पर मैं डॉक्टर तो बनी अपने घर वालों के मन के सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में और उसके पहले स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और काम कर रही थी तो बहुत ही क्लोजली चीजों को समझने का मौका मिला कि जैसे कोई गरीब मरीज है, उसके तीमारदारों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अभी भी समाज में हेल्थ के प्रति एक तो उदासीनता भी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर सकती हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं जो मुझसे बन पड़ता था मैं वो करती थी। बहुत बार ऐसा भी होता था कि चूंकि सफदरजंग में बहुत ज्यादा भीड़ होती है ओपीडी के टाइम में, अलग अलग राज्यों से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से भी, कहीं दूर दूर से आते थे मरीज। तो उनके में जो जो भी परेशानियां, कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी एक दो मरीज को घर जाने के लिए पैसे नहीं बचे, वो कैसे भी करके उन्होंने मुझसे बोला, तो उस तरीके से उनकी हेल्प करी मॉनेटरीली। फिर किसी के पास में कुछ उनको ऐसा इन्वेस्टिगेशन करवाना है, टेस्ट करवाने हैं जो कि सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता है, और उन्होंने अपनी असहमति जाहिर करी कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगी। तो लेकिन वो जो इकोनॉमिक हेल्प थी वो बहुत ही एडहॉक थी, तो मुझे लगता था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक दो मरीजों की हेल्प हो जा रही है लेकिन ऐसा करके बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी नहीं, बहुत ही आगे भी वो सस्टेनेबल रहेगा ऐसा हेल्प। तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म समझ में आता था यूपीएससी। तो चूंकि बचपन से ही मैं बहुत इसके प्रति जागरूक थी, तो ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा ये समझने में कि मेरा ये अपॉर्चुनिटी है अब। तो एमडी 3rd ईयर में जब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो चुकी थी, अपने लिए अपना डिसीजन ले सकती थी खुद से, तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन भी बाय दैट टाइम आ गए थे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए जाए। yes. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एमबीबीएस और एमडी करते वक्त आपकी उम्र भी काफी हो जाती है। तो जब वो नोटिफिकेशन आने के बाद में मैंने अपना दिमाग बिल्कुल फाइनल कर लिया कि अब मुझे सिर्फ यूपीएससी ही और कोई एग्जाम नहीं, एंड आई विल बी देयर। मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी कि मेरा सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। तो मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो। I always thought I'll put in my 100% effort, or rather 400% effort, but then I have to be there, and I did it. काफी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है मैम आपकी। आपने बताया कि आपके वहां पर ऐसा माहौल नहीं था, लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता, उसके बाद भी आपने अपने एफर्ट डाल के आज आईआरएस पोस्ट पे आप पदस्थ है मैम। यहाँ से मैम एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि आपने जैसे बताया प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी कब से स्टार्ट हुई है और आपने प्रीलिम्स और मेंस को कैसे मैनेज किया? हाउ अपार्ट वर दे एंड हाउ सिंक्रोनाइज्ड प्रिपरेशन वाज इफ वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स वर्सेस मेंस? मेरे केस में मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि 3 अटेम्प्ट्स लगे मुझे। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था मेरा, दैट वाज 362 रैंक इन सीएससी 2015। मैंने एक्चुअल में, इफ यू कैन बिलीव, 3rd ईयर एमडी में प्रिपरेशन शुरू किया था। तो प्रीलिम्स के जस्ट 3 महीने पहले से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी।
मेरी जीएस या आप उसको कहें कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये हमेशा से स्ट्रांग रही थी। मैं नेशनल लेवल हेरिटेज क्विज कंपटीशन में स्कूल टाइम पे पार्टिसिपेट करती रही थी। लगातार 3 साल में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। हम लोग नेशनल लेवल तक आए थे। तो वो चीज एक दैट केम हैंडी, मतलब उस चीज ने मेरी हेल्प करी कि आपको ना करंट अफेयर्स बिल्कुल स्क्रैच से नहीं शुरू करना है, बिल्कुल शुरू से नहीं शुरू करना है। वो एनालिसिस चीजों को, एज अ डॉक्टर भी मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करती थी और मेरे बैचमेट्स होते थे उनके साथ में डिस्कशन चलती थी अलग तरीके की हमारी। तो ये चीज एक थी जिसने हेल्प करी। मगर मैंने बहुत ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन टाइम से शुरू कर देते या एक्चुअली राइट टाइम तो वही होता है कि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से या 1-2 साल पहले से शुरू करें। मेरे केस में मैंने एमडी थर्ड ईयर में शुरू करा था, अब अराउंड 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स के बाद सीएससी 15 में आपका जो मेंस का सब्जेक्ट ऑप्शन पूछा जाता था वो उसके बाद, रिजल्ट्स के बाद, तभी मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, इसीलिए क्योंकि समय कम बचा था और मेडिकल साइंस में काफी ज्यादा नोट्स, काफी ज्यादा तैयारी, क्योंकि उसमें मेडिकल साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ कॉम्बो ऑफ 19 सब्जेक्ट्स, 19 सब्जेक्ट्स उसमें अलग अलग होते हैं। तो वो उस तरीके से उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि क्या मैं इतना मटेरियल जुटा पाऊंगी इतनी जल्दी और इतने कम समय में तैयारी, अगले अगले 5-6 महीने में तैयारी हर चीज की, ऑप्शनल और बाकी सब्जेक्ट्स की, 4 जीएस की और ऐसे की, और फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाऊंगी कि नहीं। तो सोशियोलॉजी मैंने इसीलिए चूज किया था बिकॉज इट हेल्प मी इन एसे में भी उसने हेल्प किया, उसके अलावा जीएस 2 में और एथिक्स में भी। तो और सोशियोलॉजी का थोड़ा मुझे छोटा लगा सिलेबस, और इट वाज वेरी रिलेटेबल क्योंकि सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने बेसिकली तैयार, जो आप जैसे आपने क्वेश्चन जो पूछा है कि प्रीलिम्स का तैयारी आपने लगभग आपने तैयारी कब से शुरू करी थी और इंटीग्रेट कैसे किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत ही स्कैटर्ड, लाइक प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ्स की तैयारी करी थी। उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करी थी। ये मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि इट वाज अनप्लान्ड, माय कमिंग टू यूपीएससी जर्नी वाज अनप्लान्ड। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आई फिक्स्ड इट। तो मैंने फिर बहुत काफी इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू करी। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके दिमाग में हमेशा होता है कि मेरे सिलेबस से रिलेटेड इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रीलिम्स के, जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए इसमें से कौन से फैक्चुअल या एनालिटिकल टॉपिक बातें निकल सकती हैं, फैक्ट्स, और मेंस के लिए इसमें से क्या निकल सकता है। तो आप कुछ भी, अगर जैसे मैं कुछ भी पढ़ रही होती थी तो उसमें प्री के लिए क्या चीज इसमें से क्या निकल सकता है और मेंस के लिए क्या निकल सकता है, इसको इस तरीके से पढ़ाई करती थी। टॉपिक्स अगर आप देखें तो जीएस की काफी हद तक प्रीलिम्स के टॉपिक से मैच करती है, हालांकि प्रीलिम्स का सिलेबस छोटा है, जीएस का काफी बड़ा है। तो अगर जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, उस आपको प्रीलिम्स का भी माइंड में रखना पड़ता है, बैक ऑफ योर माइंड, कि इसमें कौन सा टॉपिक है, ज्यादा उसमें रहती है। तो इवन न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मतलब टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ती थी, जैसे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो हिस्ट्री में प्रीलिम्स से क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, मतलब आप रिट्रोग्रेड पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप क्वेश्चंस को पहले दिमाग में रखते हैं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बनाएगा इस पैराग्राफ पे। तो ये आपको बेसिकली पुश करता है इंटीग्रेटेड स्टडी करने के लिए। तो एक ये सिंक्रोनाइज्ड या इंटीग्रेटेड था। इसके अलावा नोट्स जो मैंने बनाए थे उसको काफी अपडेट करती रहती थी। नोट्स काफी कंसाइज और शॉर्ट में बनाए हुए थे। अपडेट उसको ऑलमोस्ट डेली या फिर ट्वाइस वीकली बेसिस पे करती रहती थी, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं, जो आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, और इवन और प्रीलिम्स में है। तो आप उसको, अगर प्रीलिम्स को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स को यूज करेंगे तो आप उसको मेंस में भी कर पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाती थी, मेंस में प्रीलिम्स के ही नोट्स यूज करती थी, बट उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा एनालिटिकल पोर्शन और यूज कर बनाती थी नोट्स बनाते वक्त। तो ये आपको पढ़ते वक्त भी और नोट्स मेकिंग करते वक्त भी इंटीग्रेट करके पढ़ाई करनी है।
और वो तब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, जब आप अपने आप को हर एक मोमेंट, हर सेकंड ये बोलते रहेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या आ सकता है और मेंस में क्या आ सकता है। मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है कि आप किस तरीके से इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर सके। ओके मैम, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। मैम, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी प्रीलिम्स क्लोज है, तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो एस्पिरेंट्स 3 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें? मतलब GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल की प्रिपरेशन उनको 3 मंथ्स में कैसे करना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाता है, उसके बाद हम डायलेमा में पड़ जाते हैं कि अब कैसे करें, बिकॉज अब ज्यादा बड़ा आपका इम्तिहान होने वाला है, ज्यादा डिफिकल्ट। सबसे पहले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में करिए कि वो कितना बड़ा है। जैसे अगर मेडिकल साइंस में बोलूँ, या लॉ, या मैथ्स, फिजिक्स, दिस विल ईट अराउंड 50 to 60% ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो आपको उसको थोड़ा सा इफेक्टिवली तैयारी करनी पड़ेगी, कि आपको सबसे पहले टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि हर दिन में और हर हफ्ते में मैं कितना परसेंट टाइम ऑप्शनल को दूंगा, कितना परसेंट जीएस को दूंगा और कितना ऐसे को दूंगा। जैसे मैं करती थी तैयारी, तो ऐसे हमें थी और अपने आप को जरूर फोर्स करती थी कि इस वीक में मुझे 2 ऐसे जरूर लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 8 ऐसे आप लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर आप 3 महीने कंटिन्यू कर ले गए ये, तो 24 ऐसे, विच इज वेरी गुड नंबर। बट ट्राई टू रीड मोर। अगर आप ऐसे 24-25 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में नोट्स बनाइए और मटेरियल इकट्ठा करिए। ऐसे मैंने इसलिए बोला कि वीकेंड्स में, क्योंकि ऐसे का टाइम है ना, आपको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर टाइम आपको ऑप्शनल को देना पड़ेगा और उसके अलावा जीएस को। और ऐसे का टाइम के लिए अलग से नहीं, कहीं कभी भी ऐसे का टाइम बहुत अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे का टॉपिक ऐसा होता है कि आपने कुछ जीएस में पढ़ा है, ज्योग्राफी में, कुछ हिस्ट्री में पढ़ा है, कुछ एथिक्स में पढ़ा है, वो यूज करिए आप। और आपके उसके फिलर्स क्या डालेंगे, ऐसे के नोट्स वो फिलर्स बनाइए, सिर्फ वो सिर्फ लिखिए, और प्रैक्टिस आपकी वीकेंड्स में रखिए। अगर आपके एक दिन में, जैसे अगर आप 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, अब प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि 8 घंटे पढ़िए या 5 घंटे पढ़िए। यू लाइक इट और नॉट, आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 10+ आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, आप छुट्टी, काम पे आप काम भी करते साथ में छुट्टी लीजिए, जैसे भी करिए, क्योंकि बाकी जो वुड बी सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो भी इतनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर आप 15 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें 5-6 घंटे आपके ऑप्शनल को दीजिए। अगर आपका ऑप्शनल जैसे मेडिकल साइंस है और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो रखी है, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स देना पड़ेगा। उसके बाद जीएस का नंबर आता है, तो जीएस में जैसे GS3 काफी डाइवर्स है, काफी उसमें मिसलीनियस चीजें हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो आपको, और साइंस टेक्नोलॉजी भी है, तो आप उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। GS2 का तो आप उसमें 2 आवर्स या 3 आवर्स दे सकते हैं, GS2 को भी 2 आवर्स दीजिए पर डे। GS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड आर्ट्स एंड कल्चर, ये 3 चीजें हैं, तो इसमें आपको 1-1.5 घंटे या 2 घंटे देना पड़ेगा। अगर आपका इसमें से आप ये देखो कि आपकी क्या चीजें ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे मेरी आर्ट्स एंड कल्चर काफी स्ट्रांग थी, तो मैं और ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी काफी स्ट्रांग थी, तो मैं 1 घंटे ही देती थी GS1 को। GS2 काफी वास्ट लगता था मुझे और काफी एनालिटिकल होता था, तो मैं 2 आवर्स देती थी। GS3 को भी 1 और 2 आवर्स देती थी, क्योंकि GS3 मुझे थोड़ा सा इजी लगता था, बीइंग फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। GS4 एथिक्स का क्या है कि यू कैन क्लब इट विद ऐसे। आप वीकेंड्स में एथिक्स के नोट्स बनाइए। एथिक्स में बहुत डेली कुछ ज्यादा रिपीट करने की या पढ़ने की या एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप वीकेंड में उसके नोट्स बना सकते हैं। टॉपिक्स भी लिमिटेड है एंड इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल। एथिक्स बहुत कॉमन सेंस का पेपर होता है। आप उसमें जब आंसर लिखते हैं, तो आपको आंसर कहाँ से लेके आना पड़ता है, आंसर का एग्जाम्पल कहाँ से, आपकी माइथोलॉजी से, आपकी हिस्ट्री से, कोई डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हो वहां से उठाना होता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से। तो इसमें बहुत अलग से बहुत ज्यादा टाइम रोज नहीं चाहिए। टाइम बेसिकली चाहिए ऑप्शनल के लिए, GS2 के लिए, GS3 के लिए और GS1 के लिए।
तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अब 3 घंटे में 3 महीनों के लिए आप अपना डेली का टाइम टेबल बना लीजिए, उसको बिल्कुल रिलीजियसली पूरा करने की कोशिश करिए। टाइम टेबल का जो भी आपने बनाया है, मैं काफी टाइट शेड्यूल बनाती थी जिससे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा कवर हो, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल था मेडिकल साइंस था और इट यूज टू ईट अप माई 75% ऑफ द टाइम। तो एक दिन में मुझे 8 घंटे तो मेडिकल साइंस को ही देने पड़ते थे, क्योंकि काफी काफी वास्ट है और रिवीजन उसका काफी ज्यादा बार करना होता है। तो आप उस तरीके से प्लान करिए। अगर आपका सोशियोलॉजी है तो आप सोशियोलॉजी, एथिक्स, एसे और जीएस2 इनको क्लब करके पढ़िए, यानी शुरू के घंटों में इनको इन्हीं को एक साथ रखिए, लास्ट में जीएस3 या जीएस1 का पेपर रखिए। ये आपको स्ट्रेटजी खुद से करनी पड़ेगी। मतलब टाइम टेबल बनाना जरूरी है लास्ट 3 मंथ में, और उसको मतलब फॉलो करना भी काफी इम्पोर्टेंट है। यस मैम, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रीलिम्स जैसे अभी क्लोज है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच रखना चाहिए इन मतलब एक वीक बाद ही प्रीलिम्स है 5 जून को, तो इस समय में क्या करें? बिल्कुल, अभी के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। सबसे पहले यू स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत कम चांसेस है, देयर इज वेरी लेस चांस दैट दे विल आस्क करंट अफेयर्स फॉर दिस 1 वीक। इन 1 हफ्तों में कोई न्यूज़पेपर मत पढ़िए, कोई नई चीज भी मत पढ़िए। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको अपने आप को वो चीज करने से रोकना होगा जो आपके लिए अभी बेनिफिशियल नहीं है, ऑल्दो इट में लुक बेनिफिशियल। मेडिकल साइंस में मैंने पीजी 2 बार निकाली है, एक बार भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने एमडी 2 बार क्वालिफाई करी है। काफी काफी डिफिकल्ट सिलेक्शन, इसका एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है। उसमें मेरी मेन स्ट्रेटजी यही होती थी कि लास्ट में आके क्या हम गड़बड़ करते हैं कि हम बहुत सारी नई चीजें पढ़ने लगते हैं, जहां पे आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस ओशियन है पूरा। वहां पे आप इस भटकाव का शिकार मत होइए कि अब इस लास्ट वीक में भी आप कुछ नया पढ़ लेंगे और नया नया पढ़ के और आप कुछ नया तीर मार लेंगे, नया क्वेश्चन आए उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा बार आप रिवाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 बार आपने अब तक जो पढ़ा है उसको जरूर रिवाइज करिए। रिवीजन ही इसमें सिलेक्शन का मंत्र है यूपीएससी में, क्योंकि आप और ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि ये आपके सिली मिस्टेक्स या अवॉइडेबल मिस्टेक्स को रोकेगा। अगर आप सिली मिस्टेक्स करेंगे तो आप सबसे पहले दौर से बाहर हो जाएंगे। तो नंबर 1 इज रिवीजन। नंबर 2 इज स्टॉप रीडिंग एनी न्यू मटेरियल। कोई भी नया मटेरियल या नया न्यूज़पेपर रोज का पढ़ना बंद करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ी देर आप अपने मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एनालिसिस में 2 घंटे इस तरह से मत लगाइए। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मॉक्स अभी शुरू के 3-4 दिन आप मॉक क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। एक्चुअली लगाइए भी, और उसको टाइम लिमिट के अंदर 2 घंटे के अंदर, एक्चुअली तो 15 मिनट पहले, तो 1 घंटे 45 मिनट में खत्म करने की का कोशिश करिए। आपका रूटीन प्रॉपर कर लीजिए। यूजुअली क्या होता है ना, हम निशाचर रात वाले आउल, नाइट आउल्स बन जाते हैं तैयारी करते वक्त यूपीएससी की, क्योंकि रात में शांति होती है। मेरा भी रूटीन वही होता था। तो रात में 2 बजे 3 बजे सोना और सुबह 9-10 बजे जगना। अब बिल्कुल इम्पोर्टेंट समय है, आप अपना रूटीन सही करिए। रात में 11 बजे तक सो जाइए या मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाइए, और सुबह 6, 6:30 या 7 बजे उठ जाइए। और आपको अभी इसमें अडेप्ट होने में, अगर आपका रूटीन गड़बड़ है तो अडेप्ट होने में 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपको फ्रेश रहना, फ्रेश माइंडसेट से एग्जाम देना बहुत जरूरी है। उस वक्त आपका एग्जाम लिखते वक्त, प्रीलिम्स देते वक्त आपका मेंटल क्लैरिटी और माइंड कितना शार्प काम कर रहा है, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आप रिकॉल भी तभी कर पाएंगे जब आप फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। 5वां पॉइंट ये है कि आप नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज अभी मत करें, क्योंकि 1 ही हफ्ते बचे हुए हैं। और कुछ भी ऐसी चीज ना पढ़े जो आपको बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म करती है। आपको थोड़ा मूड चेंज, स्विंग भी महसूस हो सकता है लास्ट के 1 वीक में। साथ ही साथ बहुत ज्यादा डर लग सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें कि अपने आप को ये समझाएं कि अगर 100 लोगों ने ये एग्जाम फॉर्म भरा है, तो 75 लोग
ये सोच के होपलेस हो जाएंगे कि अब मैंने तो वो पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं, तो मैं हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो, मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। सिर्फ 25 लोग ही ऐसे बचेंगे 100 में से जो बिल्कुल अपने नर्व्स को टाइट होल्ड रखेंगे टिल द लास्ट मोमेंट, और वही वही दौड़ में रहेंगे सिलेक्शन लेने के, और उन्हीं में से लोग सेलेक्ट होंगे, वो 75% लोगों में से नहीं सेलेक्ट होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मंत्र यही है कि होल्ड योर नर्व्स टाइट। उस दिन एग्जाम देने के बाद रात में जाके आपको जो जो रोना है, डरना है, डर लेना। अभी कुछ भी नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करना है, सिर्फ जो करना है वो करिए, क्योंकि आपकी गीता भी कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप वो करिए जो आपको करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पहले पूरा करिए एंड लिव इट टू द गॉड। ओके मैम, ये काफी हेल्पफुल रहेगा जो अभी एस्पिरेंट्स अभी प्रीलिम्स देने वाले। मैम कुछ क्वेश्चन सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो इस एस्पिरेंट्स के आए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनसे आपसे पूछना चाहूंगा। सर मयूर पाटिल का क्वेश्चन है कि सिलेबस को कैसे पढ़े, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये समझ में नहीं आता है, तो हाउ टू डिकोड सिलेबस। एक्चुअली मैं इस पे थोड़ा एक अलग से सेशन लेना चाहती थी, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी शुरू होती है यहाँ से कि आप सिलेबस कैसे डिकोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना बता सकती हूँ कि देखिए, ये सिलेबस में सबसे पहले ये एग्जाम के बारे में समझिए कि इसमें सिलेबस में कुछ टॉपिक्स है वो क्यों है, क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं वो क्यों पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपको पब्लिक से डील करना है, डेवलपमेंटल या सोवरिंग फंक्शन है आपका। आपका हर एक फंक्शन में आपको डायलेमा होगा कि आप कौन सा डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करें, उसको ध्यान, और आपको लेंथ एंड ब्रेथ्स, इंडिया के लेंथ एंड ब्रेथ में आपको काम करना होगा, इसलिए डाइवर्सिटी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली एक ऑफिसर अगर सिविल सर्वेंट है, उसको उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वही टेस्ट करने के लिए यूपीएससी का सिलेबस डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इसमें GS1 में अच्छा, और नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेबस को समझने के लिए कि आप प्रीवियस 5 to 10 years क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी होगी। ईयर वाइज जैसे आपने लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर उठाए, 2014, 15 ऐसा करके, 16, 17, 18, उसमें आप टॉपिक्स लिखना शुरू करिए कि ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स 2014 में पूछे, 2015 में पूछे। आपको इससे ये क्लैरिटी आएगी कि क्या टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, कभी भी नहीं पूछी जाती हैं, आप उनमें टाइम में मत वेस्ट करिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली यही सबसे आसान तरीका है। मैंने इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया हुआ है, इंस्टा पे और फेसबुक पे। अब वहां पे देख सकते हैं किस तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं। ईयर वाइज सेग्रीगेट करेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, वो कितनी बार पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बार कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। और यही चीज आपके वो बाउंड्री डिसाइड करेगी कि जैसे आर्ट्स एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म से रिलेटेड ये वाले टॉपिक्स पहले खत्म करने हैं, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, गो लाइक दिस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर स्टूडेंट्स को देखना हो तो वो आसानी से देख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है मैम विनय का, क्या फोन पे ऑनलाइन तैयारी करना पॉसिबल है? फोन पे आजकल स्कूल्स, जब तक लॉकडाउन था, थोड़ा ओपन हुआ, जब तक स्कूल्स ओपन नहीं थे तब ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल पे चल रही थी। तो ऑनलाइन बहुत हद तक संभव है, और आपको बेसिक उसका यूज करना आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप नोट्स बनाइए, नोट्स को कंसाइज में बनाइए। नोट्स बनाने के लिए मोबाइल के ऑनलाइन का यूज करिए कि आप कोई एक प्लेटफॉर्म, सपोज आपने कोई एक आप लेक्चर सुन रहे हैं, और उसको मोबाइल एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, आप तुरंत पॉज कर सकते हैं अगर वो रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर आपको कुछ लिखना है नोट्स में आप लिख सकते हैं, देन यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। तो आप और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं जो आपको पर्सनल टच देता है, आपके प्रिपरेशन को पर्सनल टच देता है। आप किसी
आपको किसी कोचिंग मटेरियल को की चीजों को फॉलो करना है, किसी एस्पिरेंट किसी कैंडिडेट ऑफिसर को फॉलो करना है सोशल मीडिया पे, जो इससे रिलेटेड चीजें, यूपीएससी से रिलेटेड चीजें, या किसी मेंटर को फॉलो करना है, तो दैट मेक्स इट इजी एंड यूजिंग मोबाइल कम्स वेरी हैंडी। मोबाइल का लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन या डाइग्रेशन बहुत पॉसिबल है इसमें, स्पेशली एड्स को भी लेके। कुछ भी एड्स आ रहा है या कुछ आपका तुरंत मन किया कहीं कुछ सोच, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे एप्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, कभी भी कुछ भी आपका मन करता है तो आप तो बेसिकली मोबाइल से बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी रियली डिसिप्लिन। आपको अपने प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार रहना पड़ेगा। यस मैम। इसी के साथ मैम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फरहाना रोशन का एक क्वेश्चन है मैम, अभी उनका 12th का रिजल्ट आया है, तो 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए, या यूपीएससी के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? अच्छा राहुल जी, पिछले क्वेश्चन का एक चीज में मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे क्वेश्चंस के पहले भी मैंने जो सेशंस लिए थे उसमें भी आ रहे थे। मैंने अनअकैडमी के लिए कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं हिस्ट्री पे। उस टाइम पे जब मेरे प्रिपरेशन टाइम था, सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे बनाया था, वो सारे मैंने मोबाइल पे ही बनाए हैं, और वो ऐप अवेलेबल है, तो आप मोबाइल पे उसको पढ़ते भी हैं। तो बेसिकली मोबाइल का यूज बहुत अच्छा है, बहुत इजी है यूज करना। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, सपोज आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा, जस्ट गूगल इट क्विकली, और आपको बहुत ही उससे अच्छा टीचर एक्चुअली नहीं मिलेगा आपको उसी वक्त, जब आपकी मर्जी हो तब आपको कोई है जो समझा सकता है। दैट इज मोबाइल। बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है। नाउ कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, जो आपने पूछा कि 12th के बाद क्या अप्रोच रहना चाहिए, तो अब ग्रेजुएशन लेवल के बाद आप एलिजिबल होते हैं यूपीएससी के लिए, तो आप अभी जो समय है वो सबसे ज्यादा आप उपयोग में ला सकते हैं अपना करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में। और ऑप्शनल, अगर आपने कुछ अपनी सोचा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन में कुछ ऑप्शनल रहेगा, जैसे ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी, कुछ आप जो रख रहे हैं वही आपको आगे भी लेना है, तो वो ये दोनों चीजों को, जैसे करंट अफेयर्स और ऑप्शनल, सिर्फ इन पे फोकस करिए। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एज अ जनरल, जैसे कोई पढ़ता है, जनरल पॉपुलेशन पढ़ती है, वैसे नहीं पढ़ते हैं। आप एनालिटिकल माइंड सेट से पढ़ते हैं। गेट अ हैंग ऑफ इट। अभी आपको कम से कम 1 साल लगेगा इस चीज को अपने अंदर लाने में, कि आप डेली न्यूज को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, उसके नोट्स कैसे बना रहे हैं। और बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि जब आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कर रहे हैं डेली बेसिस पे तैयारी, तो कुछ कुछ नोट्स बनाते रहें। उससे क्या होगा, आपके अपने नोट्स बहुत सारे रेडी हो जाएंगे, जो बहुत इजीली आप उसको समझ सकते हैं बाद में, और रिवाइज कर सकते हैं। और ऑप्शनल में क्वेश्चन पेपर से शुरू करिए। यदि आपने लेट्स से कि ज्योग्राफी हम ऑप्शनल ले रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के उठाइए, उसमें टॉपिक्स को समझिए कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं बार बार। और जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को वापस से अपने दिमाग में रिवाइज करके और समझने की कोशिश करिए उन टॉपिक्स को। तो गो लाइक दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ओके मैम, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। मैम, आकाश का एक क्वेश्चन आया कि क्या यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना पॉसिबल है? मैं 2023 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूं, तो उसके लिए कैसे तैयारी करना चाहिए मुझे? मैं आकाश से पूछना चाहूंगी, आप बताइए पॉसिबल है या नहीं। मैंने तो किया है पॉसिबल, और बहुत सारों को मैं जानती हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स को, मेरे बैचमेट्स को, सीनियर जूनियर्स को, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई हवा नहीं है। सिर्फ राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यस मैम, इसी के साथ हम हमारे थर्ड राउंड पे आते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन पे, जिसमें आपको आंसर करना होगा। हु इज योर इंस्पिरेशन एंड मैम व्हाई? इंस्पिरेशन एक्चुअली बहुत ही बड़ा टर्म हो गया। तो जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी जब कर रही थी, तो बहुत बार लो मूड होता था, बहुत डिप्रेशन जैसा फील होता, सैड मूड होता था। तो मैं उन लोगों के बारे में पढ़ती थी जो सिलेक्शन लिया यूपीएससी में, बट बहुत ही डिफिकल्टी से के फेस से गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत गरीबी देखी है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। ये उस दौर का है इंस्पिरेशन। तो और अपनी लाइफ में अगर मैं किसी को इंस्पिरेशन मानती हूँ, तो वो है सीवी रमन। उसका अपना मेरा रीजन है। तो अगर आप पढ़ेंगे सीवी रमन जी के बारे में, तो आप भी उनके फैन हो जाएंगे। और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा है कोई मेरा इंस्पिरेशन।
ये सिर्फ नाम लेने के लिए कि अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट है तो कौन है मेरे लिए. Otherwise there are so many people and they still don't fail me to amaze. अब वो अब्दुल कलाम अपने एक्स प्रेसिडेंट हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या मिशेल ओबामा हो, या सिडनी that Facebook ma'am Sundberg. The name is slipped from my mind. There are so lot number of people who actually होता भी यही है कि आपकी लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो या औरत हो, उसकी लाइफ में कोई एक कभी इंस्पिरेशन नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं. Yes. How do you start your day, ma'am? Right now I am mother of a proud mother of son, so I start my day by wishing him good morning. But then straight away I go to my small temple in my house, and after that I have a glass of water and begin reading my newspaper. And but that thing I just flip. तो शुरू का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा आफ्टर विशिंग माय सन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है भगवान को हाथ जोड़ने के बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर देखना. और न्यूज़पेपर जैसे मैं फिजिकल न्यूज़पेपर के अलावा कभी कभी मोबाइल पे भी पढ़ लेती हूँ. इट्स वेरी गुड. यस, मोबाइल सब्सक्रिप्शन. मैम, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन? फेवरेट सब्जेक्ट कंपटीशन है. दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन बिकॉज यूपीएससी की जर्नी को मैंने बहुत एंजॉय किया है, बहुत ही ज्यादा. मुझे हिस्ट्री भी बहुत पसंद था. मैं ऐसा बोलना चाहूंगी आर्ट एंड कल्चर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था. बट देन पॉलिटी भी बहुत अच्छी लगती थी. एथिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था. तो इसमें मुझे लगता है सब टाई ब्रेकर है. बट देन मे बी आर्ट एंड कल्चर वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आई एंजॉयड इट अ लॉट. मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ किसी एग्जाम के लिए. Okay. What is success for you, ma'am? That gives you satisfaction and a meaning in your life. Yes, ma'am. Describe yourself in 3 words. An officer, a wife, and a mom. Okay, ma'am. Hollywood or Bollywood? Hollywood. Favorite actor? Nawazuddin Siddiqui. Okay. Favorite movie? Movie. Yes, ma'am. Movie. So it is also a tie. There are so many. There are so many. There are so many, but my taste is different. So I love Too Big to Fail. So I will go with this, Too Big to Fail. It's good. It's based on subprime crisis. Okay. Old NCERT versus new NCERT. Old NCERT. Geography or economy? Economy. Okay, मैम. ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट होता है. मैम, एक आखिरी क्वेश्चन, आपकी क्या बुक लिस्ट थी? मतलब वो भी हम सब लोग जानना चाहते हैं. एस्पिरेंट्स को काफी प्रॉब्लम आता है. तो हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए जो मेन सब्जेक्ट है उनके लिए आपकी क्या बुक लिस्ट थी? देखिए, बुक लिस्ट एक्चुअली में काफी इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ही केयरफुली चूज करना है. ठीक है, भीड़ के साथ नहीं चलना है. जो सब बोल रहे हैं वही करें, ऐसा नहीं. तो मैंने जैसे पॉलिटी में पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं. जैसे आपने पूछा, हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, और एक राजेश शर्मा की आती है ऑक्सफोर्ड की. दैट इज एक्चुअली एनसीईआरटी ओनली. पहले होती थी, अभी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से आती है. उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया. आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट. इसके बाद आपको सिर्फ टॉप अप करना है कहीं से कुछ मटेरियल. जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स लिख रहे होते हैं, या कुछ ऑनलाइन मटेरियल देख रहे होते हैं, फ्री मटेरियल्स अवेलेबल, वहां से टॉप अप करना है सिर्फ. ज्योग्राफी में गोचे लियोंग से मैंने पहले एनसीईआरटी, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है 6th ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड से. उसके ऊपर से जीसी लियोंग और वर्ड मैप and spectrum in geography. Then for polity, I followed Lakshmikant for both governance in India and polity in India, and I also referred D.D. Basu. For अच्छा, सोशियोलॉजी में जब आप हरलैम्बोस पढ़ते हैं या ग्रिफिथ को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं
जो आपको हेल्प करती हैं। तो इसलिए भी थोड़ा मेरा बाकी लोगों से थोड़ा बुक लिस्ट अलग है, या थोड़ा कम भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे वो उधर से बहुत हेल्प हो जाती थी। वेबेरियन मॉडल पे एथिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एथिक्स के पेपर में इन आई थिंक CSC 2016 में। तो सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर इज सो इम्पोर्टेंट थिंकर, सो आई हैव रेड सो मच अबाउट मैक्स वेबर। ठीक है, तो इससे आपके एक्चुअली ये मिनिमम बुक लिस्ट है, आपकी इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा देन फॉर इकोनॉमिक्स उमा कपिला को थोड़ा बहुत रेफर किया था मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट NCERT एंड रमेश सिंह, दीज वर मेन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज सम फ्री कोचिंग नोट्स, जैसे उस वक्त MK यादव इन लोगों के आ रहे थे उस वक्त। तो ये जो आपके अवेलेबल नोट्स होते हैं ना, दे आल्सो कम हैंडी, बिकॉज आपको इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो बजट पढ़ना होता है बहुत जल्दी और क्विकली एनालाइज करके। तो वो आई विल कॉल देम फ्री अवेलेबल मटेरियल ऑनलाइन। ठीक है, उसके अलावा एथिक्स का मैंने कुछ एक दो कोचिंग्स के नोट्स थे वो खरीदे थे, जिनको हम राजेंद्र नगर दिल्ली की भाषा में कहते हैं येलो नोट्स, वो येलो कवर वाले नोट्स वो खरीदे थे। तो बुक्स बेसिकली ये तो बेसिक्स हैं, इसके ऊपर आप जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाना है, क्योंकि आपको और इन बुक से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुक्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो दिस वाज माय बुक लिस्ट। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से मैं भूल गया था। एक क्वेश्चन ये है कि मैम साइंस एंड टेक में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो साइंस एंड टेक के लिए क्या करना चाहिए, साइंस एंड टेक के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? मैंने जैसे साइंस टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया हुआ था कि देखिए ये बहुत ही ना स्टैटिक से ज्यादा डायनामिक है बहुत। क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपके स्टैटिक पार्ट पे नहीं आते। कभी कोई थ्योरी जैसे आपको कौन सी थ्योरी पे ये एरोप्लेन काम करता है, ये कभी नहीं पूछा जाता। उसका बेसिकली एप्लीकेशन पूछते हैं, और कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड है तो वो पूछा जाता है। तो मैंने कोचिंग्स के नोट्स थे जो, उसके अलावा मैगजीन्स में कुछ आता था। ठीक है, बुक दैट आई फॉलोड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम NCERT is sufficient for the basic theory portion, बट उसके अलावा आपको करंट अफेयर से चीजें खुद से निकालनी पड़ेंगी, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इजी वे आउट ये होता है कि मैंने नोट्स खरीदे थे जो अवेलेबल मटेरियल होते हैं। दे वर सफिशिएंट, दे वर मोर देन सफिशिएंट। ये मैम जो सेशन है काफी हेल्पफुल रहेगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रीलिम्स अभी देने वाले हैं 2023 और जो 12 के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सेशन अटेंड किया, और काफी इंस्पायरिंग सेशन रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। ओके।